हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा कि न्यूटन्स का लॉ क्या है और यह किस चीज़ के लिए है। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर थ्री लॉ दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो न्यूटन्स का लॉ है वह हमारा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन और उस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय इंग्लिश फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन, और इसको फॉर्मुलेटेड करा था फिजिस्ट और मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन ने। ठीक। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force। कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वह क्या बताता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है तो वो मूव करते रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स हमारा नहीं लगता। ठीक है। द पोस्टुलेट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब इनर्शिया किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का उसकी वेलोसिटी में किसी भी चेंज का रेजिस्टेंस है। ठीक है। दिस इंक्लूड चेंज टू द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यह किस चीज़ को इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्ट स्पीड और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंक्लूड करता है। एज एस्पेक्ट दिस प्रॉपर्टी इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट अपॉन देम। मतलब जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहेगा जब तक उस पर कोई भारी फोर्स नहीं लगता। द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय गैलीलियो गैली फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन अर्थ। लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉर्मुलेटेड करा था सबसे पहले हमारे गैलीलियो गैली ने, किस चीज़ के लिए, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है। अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जाम्पल की में बात करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन आउटसाइड फोर्स। ठीक है। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नो आउटसाइड फोर्स विल नॉट मूव। मतलब यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जिनसे एक ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो वो क्या है, हमारा स्टेशनरी है। जब उसमें कोई एक एफ फोर्स लग जाता है, ठीक है, तो वो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन की ओर को मूव करता है। ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑफन रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया is an object tendency to resist change in motion. When a car brakes quickly, the passenger will be thrown forward because inertia tries to keep the passenger moving। मतलब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने आप सबको पहले बता दिया कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है। अब जब एक कार पर हम ब्रेक लगते हैं क्विकली और सडनली, हमारा किसी क्या लगता है, कार पर ब्रेक लगता है, ठीक है, तो पैसेंजर जो होता है उस पर बैठा हुआ वह आगे की ओर को फॉरवर्ड होता है। वह किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। जो इनर्शिया क्या करती है, पैसेंजर को आगे की ओर को मूव करने की कोशिश करती है। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मास। मतलब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास मतलब जो ऑब्जेक्ट का एक मास है उसका हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग, फोर्स एंड मास। और जो एक्सेलरेशन है वो दो चीज़ पर निर्भर है, किस पर,
फोर्स और मास पर। द अदर नेम ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जो सेकंड लॉ है उसको हम अदर नेम से क्या पुकारते हैं, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, जहाँ पर एफ क्या है हमारा नेट फोर्स और एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द अबव इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू अ फैमिलियर फॉर्म एज एफ इक्वल टू एम ए। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, जैसे कि आपको पता है फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर है। तो सेकंड लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ पर हम बात करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ व्हीकल विच इज ड्रिवन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो ऑन द पॉइंट ए मास ऑफ द व्हीकल इज m0। अब एक व्हीकल है जो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर को मूव करता है। तो पॉइंट ए पर मास ऑफ द व्हीकल क्या है हमारा m0 एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल है v0 एट द टाइम ऑफ t0। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मास ऑफ द व्हीकल इज m0 एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज v0 एट द टाइम ऑफ t0। ठीक, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, जब व्हीकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया, तो मास एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज चेंज। सो मास ऑफ द व्हीकल एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर हमारा मास क्या हो जाएगा m1 एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज v1 एंड विथ अ टाइम ऑफ t1। So the net force acting on the vehicle is equal to change of momentum with change of time। So जो net force है वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंट विथ चेंज ऑफ टाइम। तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास वो क्या है, F इक्वल टू m1v1 माइनस m0v0 अपॉन t1 माइनस t0। दिस फॉर्मूला हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ m1 एंड v1 इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ एक्टिंग फोर्स। मतलब ये फॉर्मूला जो है ये हमारी हेल्प करता है m1 और v1 की वैल्यू जानने में। अगर हमें टोटल फोर्स जो एक बॉडी पर लग रहा है वो हमें पता हो तो। ठीक है, नाउ इफ द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, नाउ इफ द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन m0 इक्वल टू m1 और सिंगल m। ठीक है, सो द होल फॉर्मूला फॉर नेट फोर्स क्या निकल के आता है, F इक्वल टू m v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0। ठीक है, अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक है, इसका मतलब a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और हम dv अपॉन dt को और क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0। ठीक है, सो द होल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था हमारे पास, f इक्वल टू एम ए। हमने v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0 के बदले क्या रख दिया, a। सो f इक्वल टू एम ए, और जो SI यूनिट है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन, और हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2 भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की एग्जाम्पल पर, जिसमें सबसे पहले है किकिंग अ बॉल। व्हेन वी किक अ बॉल वी एक्सर्ट फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन which is the direction in which it will travel. In addition, the stronger the ball is kicked, the stronger the force we put on it and the further away it will travel। मतलब जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यह वो डायरेक्शन है जिसमें बॉल क्या करती है, ट्रेवल करेगी। इसके अलावा जितने स्ट्रांगली हम बॉल को किक करते हैं उतना स्ट्रांग हमारा फोर्स लगता है बॉल पर। ठीक है, उतना स्ट्रांग हमारा फोर्स लगेगा हमारा बॉल पर, और वो उतनी आगे हमारी ट्रेवल करेगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं
among the two people walking, if one is heavier than the other, then the one weighing heavier will walk slower because the acceleration of the person weighing lighter is greater. मतलब दो पीपल हमारे क्या वॉक कर रहे हैं, उनमें से एक क्या है, हैवियर है इन कंपैरिजन ऑफ अदर, ठीक है। जो हैवियर पर्सन है वो हमारा स्लो वॉक करेगा, बिकॉज जो लाइटर पर्सन है उसका क्या एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, उसका ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ हैवियर पर्सन, ठीक। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि लास्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं, ठीक। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। When one object exert a force on another object, the second object exert in strength and in the opposite direction of the first object. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बल लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम स्ट्रेंथ से अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। द एयर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द बलून is the action force. The force of the air being released is equal to the force of the balloon going up. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बलून से जब हवा बाहर आती है तो बलून ऊपर की ओर को जाता है। जो एयर रिलीज हो रही है वह एक एक्शन फोर्स है और यह एक्शन फोर्स बलून के ऊपर जा रहे फोर्स के इक्वल होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाइल वॉकिंग अ पर्सन पुशेज द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्राउंड इन रिटर्न पुशेज द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दस मेकिंग हिम वॉक। मतलब जब हम किसी ग्राउंड में चलते हैं तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर को फोर्स करते हैं और ग्राउंड हमें रिटर्न पुश करके फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर को पुश करता है, जिससे हम चल पाते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन बेड हिज वेट इज अपोज्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द बेड, इन टर्न बोथ फोर्स कैंसल ईच अदर एंड द पर्सन इंजॉय द इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जब हम बेड में रेस्ट करते हैं तब भी न्यूटन्स का लॉ वहाँ फॉलो होता है। आदमी का वेट बेड के एक अपोज्ड फोर्स द्वारा रेजिस्ट होता है, बदले में दोनों फोर्स एक दूसरे के फोर्स द्वारा कैंसिल हो जाते हैं और पर्सन इक्विलिब्रियम पोजीशन में इंजॉय कर पाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।